ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर मौलाना फजलुर रहमान को नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने ना कर दी। नून लीगी वक्त शरीक होगा। बिलावल भुट्टो का इकरार भी इनकार में तब्दील, खुद शरीक नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी का वफ्द एपीसी में शिरकत करेगा। वफाकी वजीर आजम सवाती के बेटे उस्मान सवाती ने कच्ची आबादी के मकीनों से सुलह कर ली, मुकदमा वापस ले लिया। कहते हैं इस मुकदमे का आईजी इस्लामाबाद के तबादले से कोई ताल्लुक नहीं। आजम सवाती का कहना है कि मुल्जिमान ने जान से मारने की धमकियां दी, आईजी ने कोई एक्शन नहीं लिया। जवाब जमा कराने के लिए शहरियार आफरीदी और आजम सवाती की सुप्रीम कोर्ट आमद। मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनकी पार्टी को दिन में तारे और रात को इसराइली त्यारे नजर आ रहे हैं। हमारा और अपोजिशन का झगड़ा सिर्फ एक है, वो कहते हैं एनआरओ, हम कहते हैं नारो। वो कहते हैं एनआरओ, हम कहते हैं नारो। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कौमी असेंबली में अपोजिशन पर तंज, कहा ये मुल्की मईशत का फालूदा बनाकर खा गए। 2-4 अरब तो बच्चों में चॉकलेट्स की तरह बांटे गए। जेयूआई को दिन में तारे और रात में तैयारे दिखाई देते हैं, कहा एपीसी की कोई वजह नहीं। हुकूमत एनआरओ मांगने वाले का नाम क्यों नहीं बताती? फवाद चौधरी मुशर्रफ के तर्जुमान रहे हैं। मरियम औरंगजेब की तनकीद, वजीर आजम सरकारी मुलाजमीन को तब्दील करने नहीं आए, मीडिया से गुफ्तगू। IMF पर 100% इन्हिसार नहीं करना चाहते, दोस्त ममालिक से मदद ले रहे हैं। चाहते हैं IMF का ये आखिरी प्रोग्राम हो। कशकोल जज्बाती तकरीरों से नहीं टूटेगा, ठोस इकदाम करना होंगे। वजीर खजाना असद उमर का कौमी असेंबली में खिताब। इस्राएली तैयारे की पाकिस्तान आमद की खबर मन घड़त है, फौज सऊदी अरब नहीं भेज रहे। वजीर खारजा शाह महमूद की कौमी असेंबली में वजाहत। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वजाहत कबूल कर ली। मौलाना अब्दुल वासी ने तहकीकाती कमेटी बनाने का मुतालिबा कर दिया। आबादी कंट्रोल करने के लिए चीफ जस्टिस मैदान में आ गए। लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, ट्रक पर चढ़ेंगे, लोगों को शऊर दिलाएंगे कि आबादी पर कंट्रोल ना किया तो चंद साल बाद पानी नहीं मिलेगा। शरह आबादी केस में रिमार्क, सेमिनार 10 रोज बाद होगा। पनाही का शरफ किसको मिला है, ये किसका लक़ब है जो सरे अर्श लिखा है। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन के चेहलुम पर मुल्क भर में जुलूस, मुख्तलिफ शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी, मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल, सख्त हिफाजती इंतजामात। मर्दान में नन्ही बच्ची बाल संवार कर न आई, सरकारी स्कूल की उस्तानी चराग पा हो गई, बच्ची के बाल ही काट दिए। पहली क्लास के तालिबा हसीबा के वालिद का कानूनी कार्रवाई का फैसला। चकवाल के थाना जातली की हुदूद में नामालूम अफराद की फायरिंग, साबिक जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट चौधरी महमूद अख्तर जाँ बहक। मिट्टी में ग़िज़ाई किल्लत और वबाई अमराज, मजीद 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। सिविल अस्पताल में जेर इलाज थे, रवां अमवात 47 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में स्मार्टफोन्स के इस्तेमाल पर पाबंदी, डॉक्टर सादा फोन इस्तेमाल करें, इंटरनेट नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से मरीजों की खिदमत नहीं की जा सकती, मरासला जारी। बिलावल भुट्टो जरदारी एपीसी में शरीक नहीं होंगे। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में नून लीग और पीपल्स पार्टी के वफूद शिरकत करेंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सरबराही में पार्टी की मरकजी क़यादत का इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि एपीसी में राजा जफरुल हक की सरबराही में 5 रुकनी वफ्द शिरकत करेगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ एहतसाब अदालत से पार्लियामेंट हाउस पहुँचे, जहाँ मरियम औरंगजेब और मुर्तज़ा अब्बासी समेत दीगर ने इनका इस्तकबाल किया।
शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर के चैम्बर के बाहर नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। अपोजिशन चैम्बर में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, जिसमें मौजूदा सियासी हालात, नैब मुकदमात और APC में शिरकत से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ, जिसमें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समेत पार्टी की मरकजी क़यादत ने शिरकत की। राना सनाउल्लाह ने बताया कि नवाज शरीफ JUI फे की APC में शिरकत नहीं करेंगे, बल्कि राजा जफरुल हक की सरबराही में 5 रुकनी पार्टी वफ्द शिरकत करेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना था कि पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजलुर रहमान की APC में शरीक नहीं होंगे, पार्टी का वफ्द शिरकत करेगा। आसिफ नवीद, आज न्यूज़, इस्लामाबाद। मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला रखी है। गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जाने का ऐलान किया था, लेकिन आज खबर यह है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी शिरकत नहीं करेंगे, बल्कि उनकी पार्टी का वफ्द वहां जाएगा। दूसरी जानिब नवाज शरीफ ने भी मुशावरत के बाद खुद न जाने का फैसला किया है। नून लीग का वफ्द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जाएगा। इस हवाले से बात करेंगे हम तारिक चौधरी साहब से। तारिक चौधरी, क्या मामला है ये, आप किस तनाजुर में देखते हैं सारी सूरत हाल को? अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों के सरबराहान ही APC में नहीं जा रहे। देखिए, दोनों जमातों का जो मामला है वो अलग अलग है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, उस पर तो मेरा ख्याल है कल आसिफ जरदारी साहब ने ये कहा था कि वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। अभी तक उनकी तरफ से तो ये वजाहत नहीं आई कि वो जाएंगे या नहीं। अलबत्ता आज बिलावल साहब ने कहा है कि वो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं होंगे। अगर आसिफ जरदारी साहब शरीक हुए और उनकी पार्टी का कोई डेलीगेशन शामिल हुआ तो यकीनी तौर पर ये एक मुख्तलिफ सूरत हाल होगी। लेकिन अगर आसिफ जरदारी साहब भी शरीक न हुए तो फिर डेफिनेटली इस कॉन्फ्रेंस की जो न्यूज़ वैल्यू है उस पर डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। अब जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, अगरचे आज उन्होंने बड़ी तवील मीटिंग की अपनी पार्टी के रहनुमाओं के साथ और बड़ी तवील गपशप भी की, बड़ी मुशावरत भी की, तहम एंड ऑफ द डे ये पता चला कि राजा जफरुल हक की सदारत में, उनकी क़यादत में एक डेलीगेशन जाएगा, लेकिन नवाज शरीफ खुद नहीं जाएंगे। इससे यकीनी तौर पर कॉन्फ्रेंस के जो अगराज़ व मकासद हैं उन पर फ़र्क पड़ेगा, उसकी न्यूज़ वैल्यू में फ़र्क पड़ेगा, उसकी जो हाइप होगी वो नहीं क्रिएट होगी। लेकिन उसकी वजह एक है, उसकी वजह जो नवाज शरीफ साहब हैं उनका फजलुर रहमान के साथ कोई माफ नहीं है। लेकिन मेरा ये ख्याल है तो इनसाइड हल्के बताते हैं कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो आसिफ जरदारी साहब अभी पर उन पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है और उनके दरमियान बदएतमादी की फ़िज़ा है। वजह उसकी ये है कि अगर गुज़श्ता 7-8 महीनों का जायज़ा लें, ये मामला बलूचिस्तान की हुकूमत टूटने शुरू होता है। जब गुज़श्ता दौर में मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत थी बलूचिस्तान में, तो उसको तोड़ने में, उसको गिराने में और उसके जो उनके चीफ मिनिस्टर थे उनके खिलाफ अदम एतमाद में सबसे बुनियादी किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी साहब उनके कुछ दोस्तों ने किया था। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून को तवक्को थी कि उनके पास इतनी अक्सरियत है और वो अक्सरियत अभी भी कायम है। उनका ये ख्याल था कि चेयरमैन सेनेट जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा, लेकिन वो जो खेल था एक चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का, उसमें भी आसिफ जरदारी ने अपना पलड़ा जो था वो PTI के साथ डाला और PTI और पीपल्स पार्टी के वोटों से मिलकर आतिफ संजरानी साहब जो थे वो उसके बाद भी इलेक्शन तक मामला जो चलता रहा। लेकिन इलेक्शन के बाद एक अजीब सूरत हाल ये हुई, इब्तिदा में APC एक तारिक चौधरी साहब, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। मैं ये जानना चाहूंगा, आपने जैसे कहा कि ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो अपेरेंटली नजर आ रहा है, क्या वाकई ये ट्रस्ट डेफिसिट ही हो सकता है एक दूसरे पर, या ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो सियासी सरगर्मियां अगर उन्होंने शुरू कर दी तो हालात थोड़े से बदल सकते हैं, उनके हवाले से मजीद हॉट वाटर्स में आ सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब जो है उनको भी नैब रेफरेंसेस का सामना है, तहकीकात में है, और जरदारी साहब को भी आगे चल के इस तरह के हालात का सामना हो सकता है। तो क्या ये तो नहीं कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चले जाएं? देखिए, अभी हम आपसे इसका जवाब जरूर जानेंगे। इस वक्त हमें सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब ने भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने का। इस वक्त सूरत हाल ये कि जो अपोजिशन की तरफ से एक अलायंस बन रहा था और APC कॉल हुई थी मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से, दोनों पार्टी हेड्स जो है ना नवाज शरीफ साहब उसमें शिरकत कर रहे हैं, ना जरदारी साहब इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या इफादियत, क्या अहमियत रह जाएगी इस APC की? मुशाहिद साहब, बात ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात ये है कि ये मियां नवाज शरीफ इसमें कोई शुबा नहीं है, न सिर्फ वो पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं बल्कि इस रीजन के, और शहबाज शरीफ जो है सदर हैं सबसे बड़ी पार्टी जो है पाकिस्तान की, जिसको जबरदस्ती हरवा के किसी और पार्टी को लाया गया लगा बहस है। लेकिन चीज ये है कि बाकी जो 5 मेंबरान का उसमें डेलीगेशन जा रहा है वो इंतहाई अहमियत के हामिल लोग हैं
राजा गफरुल्लाह का अपोजिशन लीडर है, कायद अवान भी रहे, दीगर वज़रा जो है, वजीर खारजा रहा है, वजीर दाखिला रहे। फिर ये है कि ये हथेली पे सरसों नहीं जमती, कि ऐसा ऐसा चीजें मरहलावार आगे बढ़ती हैं और हर मरहले में ये देखा जाता है कि किसने शिरकत करनी है, किसने नहीं शिरकत करनी। कोई ऐसा मरहला आया कि जिसमें अगर मियां नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब की शिरकत जो है तो पार्टी समझेगी कि जरूरी है तो उसमें शिरकत भी कर लेंगे। ये तमाम ठीक है, मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि 5 लोगों का जो डेलीगेशन जाएगा अभी वो इनिशियली तमाम मामला तय करेगा और उसके बाद देखा जाएगा कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर दोनों जो है वो पार्टी हेड्स मिलेंगे और उसके बाद मामला आगे बढ़ेंगे। लेकिन सर इस मुलाकात के हवाले से जितनी बहस है, जितनी लाइमलाइट में है कि जी APC बन रही है और दोनों मिल रहे हैं, उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी अहमियत कुछ कम नहीं हो जाएगी? अहमियत इसलिए कम नहीं होती कि देखें ये पार्टियां मुख्तलिफ पार्टियां, पीपल्स पार्टी, JUI, PMLN, दीगर पार्टियां, ये चंद नुकात पे इकट्ठी होती हैं, फिर आपस में एक दूसरे के खिलाफ मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे रिजर्वेशन होती हैं। वो रिजर्वेशन भी वक्त करते, वो जो है ना ऐसा वक्त की आंच पर पत्थर भी पिघल जाते हैं, तो वो भी ऐसा होता है। फिर हालात जो हैं उसका जबर जो होता है हालात का, वो भी करीब लाने में मदद करता है। आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं, लेकिन ये पार्टी, ये APC जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कॉल की थी। आप जो है नवाज शरीफ साहब की, जरदारी साहब की बात करें, सियासी कद जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी बहुत कदावर शख्सियत है, क्या वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा फिर यहाँ पर? कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का कद बहुत बड़ा है और अगर इस APC में उनका मजीद भी कद बढ़ता है तो हमें उससे कोई एतराज नहीं, बल्कि खुशी इसलिए है कि माजी में भी ऐसा रहा है कि नवाबजादा नसरुल्लाह खान जिनकी पार्टी तो वो बड़ी नहीं थी, छोटी थी, लेकिन उनका कद बहुत बड़ा था। तो अगर फजलुर रहमान साहब वो किरदार अदा कर पाएंगे तो ये खुशी की बात होगी जमहूरियत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिदुल्लाह साहब, आपने आज न्यूज के लिए वक्त निकाला। इसी सवाल को रखते हैं जरा तारिक चौधरी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त ये कहा जा रहा है कि ये इनिशियली मुलाकात है, इसके बाद जो है जो वक्त की धार देख के जो है मामला तय होंगे। मेरा सवाल आपसे भी यही है कि ये APC जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कॉल की, कदावर शख्सियत हैं, क्या यहाँ पर उनका जो इमेज है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा? देखें, जब भी कोई दो पार्टियां ऐसी हो जिनके दरमियान टच ना हो या जिनको इकट्ठे मेज पर बिठाना हो तो फिर कोई तीसरा फरीक जो है मैदान में आया करता है। माजी में भी जितने बड़े बड़े इत्तेहाद बने हैं वो किसी छोटी पार्टी के सरबराह ने बनाए थे, क्योंकि बाज़ का ऐसा होता है कि दो एक दूसरे की मध्य मुकाबले या एक लेवल की पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे की मेज़बानी में नहीं बैठा करती। हमने जिस तरह अभी मिसाल दी, मुशाहिदुल्लाह साहब ने जब बनी थी तो उस वक्त भी उसके रूहे रवां नवाबजादा नसरुल्लाह खान थे। अब ये जो बात कही जा रही है कि शिरकत क्यों नहीं की जा रही, अब जाहिर है जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं वो तो पार्टी के सरबराह नहीं है टेक्निकली, बल्कि वो किसी पार्टी की सरबराही कर भी नहीं सकते कानूनी तौर पर। शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के सरबराह है, लेकिन वो नैब के अंडर इन्वेस्टिगेशन है, रिमांड पर हैं। उनको कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए तो लाया जा सकता है, लेकिन जाहिर है किसी APC में शिरकत के लिए नहीं लाया जाएगा। और ये भी है कि APC जो है वो पार्लियामेंट हाउस में नहीं हो सकती, तो इसके लिए जो हाईएस्ट उनके बाद सीनियर तरीन शख्सियत हैं वो राजा ज़फ़रुल हक हैं, जो कि कई दफ़ा मुस्लिम लीग नून के सरबराह भी रह चुके हैं। तो जिस तरह मैंने पहले कहा था, मेरा ये ख्याल है कि चूँकि दोनों पार्टियों बड़ी दरमियान उनकी क़यादत के दरमियान अभी ट्रस्ट की फिजा नहीं है। जिस तरह से स्पीकर का इलेक्शन हुआ था, पीपल्स पार्टी ने एक फैसला करके उससे पीपल्स पार्टी पीछे हट गई, फिर जो सदारती इंतखाबात थे उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन का साथ नहीं दिया, तो इस वजह से अभी कुछ बिटरनेस बाकी है। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी जब ये पार्टियां बैठेंगी और बैठने के बाद अभी कोई लाएमल आगे बढ़ेगा तो फिर एक स्टेज ऐसी आ सकती है कि नवाज शरीफ और जरदारी साहब जो हैं वो इकट्ठे बैठे। लेकिन फिलहाल मेरा ये ख्याल है कि अभी हमारे साथ लाइन पर मौजूद रही। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने हमें ज्वाइन किया है। सर, APC के मुतालिक आपसे जानना चाहेंगे क्या वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़िश्ता रोज हाँ की थी और अब APC में नहीं जा रहे? कि अभी APC मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो फैसला करेंगे उसकी डेट का, उसके एजेंडे का। पीपल्स पार्टी इन प्रिंसिपल उस पर तैयार है। आज इंतजार ये था कि मियां नवाज शरीफ साहब अगर फैसला करते हैं और बाकी जमातें उससे अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन होती है ना, जिस लेवल की बाकी जमातों की रिप्रेजेंटेशन होगी उसी लेवल पे पीपल्स पार्टी की भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। लेकिन इन प्रिंसिपल पीपल्स पार्टी इस बात पर राजी है। अगर क्यादत की लेवल पे जाएंगे तो बिलावल साहब या जरदारी साहब जाएंगे, और अगर क्यादत के लेवल पे न हुआ, फैसला हुआ कि सेकंड ईयर जाएगी, तो अप्रोप्रिएटली पीपल्स पार्टी भी फैसला कर ले।
ठीक। तो आप ये समझते हैं कि इस वक्त माजी करीब में जो तलखियां देखी गई थी दोनों पार्टीज के हेड्स के दरमियान और सेनेट का मामला और दीगर मामला पर, वो अब ऐसा कुछ नहीं है? हमारे दरमियान बहुत तलखियां हैं, हमारा बड़ा तल्ख माजी है और माजी एकदम आपसे अलग नहीं हो जाता। हाँ, आपको हालात का जबर इकट्ठा कर लेता है, आपको बैठ के फैसले करने पड़ते हैं और आपको अपने तलखियां भुलानी पड़ती हैं, क्योंकि सियासत के अंदर ये जो रियासत चलाने वाला मामला होता है इसमें आप अपने कबायली तासुब को पीछे रोक रखना होता है, इंसानी तासुब को अपने पीछे रखना है और फिर आगे बढ़ना होता है। हम एक दूसरे के मुखालिफ थे, हम एक दूसरे के मुखालिफ हैं और एक दूसरे को शिकस्त दे के हमारी बकरा है मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की, लेकिन हम गवर्नमेंट में भी इकट्ठे थे और हम अपोजिशन में भी इकट्ठे बैठे हुए हैं। ये हालात के जबर होते हैं, तो ये कहना कि जी हमारा सब कुछ ठीक हो गया। हाँ, एक वक्त था जब हमने पहली एपीसी ये इलेक्शन होने के बाद की, तो वो एपीसी वो थी जब मुस्लिम लीग, मौलाना फजलुर रहमान, एएनपी, बाकी जमातें बायकाट करने का सोच रही थी पार्लियामान का। हमने आगे बढ़ के सबके पास जाके इंडिविजुअली गुजारिश की और फिर कलेक्टिवली इकट्ठा करके उसको एपीसी कह लीजिए या उसको ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस न भी कहे, अपोजिशन की जमातों का एक इकट्ठ कह ले, तो उसने हमने गुजारिश की कि जी आप पार्लियामान के अंदर चलिए, हमारी बात मान ली गई। फिर एक तलखी आ गई कि हमने कहा कि हम लीडर ऑफ द अपोजिशन अपने मियां शहबाज शरीफ साहब को तो नहीं, लेकिन मुस्लिम लीग के किसी नॉमिनी को वोट देने को तैयार है प्राइम मिनिस्टर का। उन्होंने कहा नहीं, हमने मियां साहब को खड़ा कर, हमने वोट नहीं दिया। लेकिन मुस्लिम लीग ने हमारे कैंडिडेट सैयद खुर्शीद शाह साहब को स्पीकर का वोट दिया, हमने उनके डिप्टी स्पीकर को वोट दिया, उन्होंने हमारे सदर को वोट दिया। ये छोटी मोटी चलती रही, लेकिन आज भी हम कारा साहब अगर इतने इख्तिलाफात थे तो अब क्या सिंगल पॉइंट ऐसा होगा जिसपे इत्तेहाद होना है? अच्छा, मैंने कहा कि हम इतने ही इख्तिलाफात के बावजूद पहले भी इकट्ठे हुए थे और सियासत के अंदर ये कोई मीडिया नहीं है जी, ये कोई कारोबार नहीं है जी, ये कोई मेरी कोई नौकरी नहीं है। सियासत के अंदर आपको अपने अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को अपनी जगह रखना होता है, लेकिन हालात के तहत भी फैसले करने होते हैं। मैंने पहले गुजारिश की कि हम माजी में भी बड़े तल्ख और एक दूसरे के खिलाफ थे, हमने मुस्तकबिल में भी खिलाफ होना है, लेकिन हम एक वक्त में हुकूमत के साथ भी थे। मियां ये फरमाइए, इमरान खान साहब खुद एमकेएम को क्या कहते थे और आज एमकेएम उनकी इत्तेहादी है गवर्नमेंट में, तो क्या कहें वो बेअसूली हो गई। ये सियासत के अंदर आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया भर में है। ठीक है सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अभी भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं आपके मुस्लिम लीग नून के साथ, और अभी भी मुशाहिद साहब से बात हो रही थी तो वो यही कह रहे थे कि 5 लोगों का डेलीगेशन जाएगा, फिर देखेंगे कि एपीसी में किस तरीके की बातचीत होती है, आगे का लाहे अमल बनेगा, और फिर आपने खुद कहा कि अगर क़यादत के लेवल पर लेकर आया जाएगा फिर तो दोनों पार्टी हेड्स मिलेंगे। क्या लग रहा है सर, ये एपीसी किस तरफ जा रही है? दोबारा से आप लोग एक होने जा रहे हैं? इतने सारे डिफरेंसेस के बावजूद भी आप हुकूमत के सामने अपोजिशन कर लेंगे तगड़ी? फिर दोबारा मैं कहूंगा, जरा इस मामले को जरा अपने अल्फाज को फिर चेक करें। हम कोई एक नहीं हो जाते, एक मीटिंग में इकट्ठे होके किसी मीटिंग में बैठ के हुकूमत के खिलाफ इकट्ठा होना, इकट्ठ नहीं हो जाता। हम एक दूसरे के खिलाफ हैं, हमारा एजेंडा एक दूसरे के खिलाफ है, हमारे मैनिफेस्टोज एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन हम एट इश्यूज ऑन डिफरेंट डेज ऑन डिफरेंट इश्यूज हम इकट्ठे होते हैं और हम एक दूसरे के खिलाफ भी है। फर्ज करें कल किसी इशू पे मुस्लिम लीग जो है वो असेंबली के अंदर एक करारदाद ला, किसी इशू पे, मिसाल के तौर पे जनूबी पंजाब का सूबा, वो कहते हैं नहीं बनना चाहिए, हम कहते हैं बनना चाहिए, तो आपका क्या ख्याल है, हम उनके साथ चलेंगे? आंसर इज नो। लेकिन कल अगर हम ये कहते हैं कि हुकूमत वक्त जो है कि इकोनॉमिक पॉलिसी बड़ी खराब है और अपोजिशन को जॉइंटली मूव करना चाहिए गवर्नमेंट के खिलाफ ताकि इनकी सिमत दुरुस्त हो और मुल्क का नुकसान हो, तो यस वी विल बी टुगेदर। इसका मतलब ये नहीं होता, ये जो आप मीडिया के अंदर बैठ के डिबेट कर रहे हैं कि जी एक दफा हमने किसी ने मुझे बुरा कह दिया, 2 दफा कह दिया, मैंने भी कह दिया, वो मेरा एक माजी था। वो तलखियां अपनी जगह कायम भी रहती हैं, लेकिन आपको हालात इकट्ठा भी करते हैं। और ये मैंने पहले भी गुजारिश की है, ये सिर्फ मेरे मुल्क में, आपके मुल्क में नहीं हो रहा, ये सारी दुनिया के अंदर होता है। जहाँ पे कोalition गवर्नमेंट बनती है या अपोजिशन इकट्ठी होती है, वहाँ एट टाइम्स आपस में एक दूसरे के इंतहाओं के मुखालफत करने वाले लोग जो है वो हुकूमतों में भी इकट्ठे हो जाते हैं और अपोजिशन में भी इकट्ठे हो जाते हैं। वो एक शेर है ना कि अपने अपने बेवफाओं ने हमें यकजा किया, वरना तू मेरा न था और मैं कभी तेरा न था। ऐसा भी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया कमर जमान कारा साहब। और सियासत नाम ही मुमकिनात का है, सियासत में ये तमाम मद्दोजहर जो है वो आते रहते हैं।
और अभी आपको खबर दें कि वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर में वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब से भी मुलाकात की है, जिसमें 100 रोज़ा प्लान और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे कमर जब्बार, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी कमर जब्बार, बताइएगा, वज़ीर आज़म लाहौर में हैं, उनकी वज़ीर आला से मुलाकात हुई, किन उमूर पर बातचीत हुई? एक अहम इस वक्त मीटिंग शुरू हो चुकी है जिसमें वज़ीर आला पंजाब, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही और सीनियर वज़ीर अब्दुल अलीम खान इस वक्त इमरान खान के साथ मीटिंग में मसरूफ़ हैं। और जाहिर है कि इमरान खान 100 दिन के एजेंडे के हवाले से जो उनसे तबादला ख्याल करना था वो तो वज़ीर आला ने तमाम तर ब्रीफिंग उन्हें दे दी है, लेकिन अभी तक वज़ीर आज़म उससे मुतमईन नहीं हुए हैं। और उनका अब ख़ास तौर पर जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं उन्होंने उन्हें ब्रीफ किया है कि आइंदा जो असम्बली के इजलास आने वाले हैं उसमें लेजिस्लेशन की तरफ हुकूमत ने जाना है, कि क्योंकि पिछले 90 रोज़ के अंदर अंदर अभी तक कोई ऐसी लेजिस्लेशन सामने नहीं आई है। तो इमरान खान का ये कहना था कि सबसे पहले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से लेजिस्लेशन की जाए। अपना पाकिस्तान जो स्कीम शुरू की जा रही है उसके हवाले से अथॉरिटी का क़याम, इस लेजिस्लेशन को जल्द अज जल्द असम्बली से मंजूर करवाया जाए। और तीसरे ख़ास तौर पर 14 नवंबर को जो 2 सेनेट की खाली नशिस्तें हैं उन पर इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो उस हवाले से मुस्लिम लीग नून की ये कोशिश है कि वो अपनी ये सीटें दोबारा गेन करे। लेकिन जो तहरीक इंसाफ है उसकी अब चूँकि पोजीशन ज़्यादा मजबूत है, तो चौधरी परवेज़ इलाही को ये टास्क दिया गया है कि जिस तरीके से पहले एक सेनेट का इलेक्शन यहाँ सीट जीत चुकी है तहरीक इंसाफ, तो ये 2 सीटें भी उनके बैग में ही आनी चाहिए। तो ये तमाम मामला जिन पर इस वक्त डिस्कशन जारी है। और वज़ीर आला पंजाब ने खास तौर पर मुख्तलिफ महकमा जात के हवाले से जो भी वो मीटिंग करते रहे हैं उसके हवाले से रिपोर्ट उन्होंने वज़ीर आज़म को पेश की है। और उनका ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ में वो इस हवाले से एक मुफस्सल रिपोर्ट तैयार करेंगे जो कि पंजाब असम्बली के ऐवान में भी पेश की जाएगी कि 100 रोज़ा जो अदवार गुजरा है उसमें मुख्तलिफ महकमा जात के हवाले से इनकी क्या कारकर्दगी रही है। ख़ास तौर पर तजावुज़ात के खात्मे के हवाले से भी डिस्कशन हुई। और उनका ये कहना था कि जो ज़मीनें वागुजार कराई गई हैं अब इन्हें किस तरह यूटिलाइज़ किया जाए कि हुकूमत की आमदन में इजाफा हो सके। जी ठीक है, कमर जब्बार अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। एक और अहम खबर शामिल करेंगे, आपको बताएं कि नैब ने इस्लामाबाद समेत तमाम सूबों में कार्रवाइयां की हैं जिसमें अहम शख्सियात के खिलाफ मुकदमात की फहरिस्त मंजर आम पर आ गई। सिंध में नैब की जानिब से अहम शख्सियात के खिलाफ 19 मुकदमात की तहकीकात जारी हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में भी करप्शन के 19 मुकदमात की खोज लगाई जा रही है। पंजाब में 20 अहम शख्सियात हैं जिनके खिलाफ करप्शन की तहकीकात की जा रही हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आज उसकी नुमाइंदा आयशा नाज से। आयशा, बताइए कौन कौन सी अहम सियासी शख्सियात हैं नैब के रडार पर? जी हाँ, बिल्कुल। नैब ने पूरे पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं तमाम समेत इस्लामाबाद के भी जो अहम शख्सियात हैं उसकी एक फहरिस्त जारी की है जिस पे करप्शन के ख़िलाफ़ उनके मुकदमात हैं, उनकी इंक्वायरी का जो है वो फहरिस्त में तकरीबन सिंध में अहम शख्सियात की तादाद जिनके केसेस जो हैं उनकी इंक्वायरी की जाएगी वो 19 है। इसी तरीके से केपी में भी 19 अफराद के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई नैब की जानिब से की जाएगी। नैब ने अपनी प्रेस रिलीज़ में जो है ये तमाम नाम जो हैं वो जारी किए हैं। और अगर बात की जाए बलोचिस्तान की, तो बलोचिस्तान में तकरीबन 9 करप्शन के केसेस ऐसे हैं अहम शख्सियात के खिलाफ जिनके इंक्वायरी की जाएगी। और पंजाब में 20 अहम शख्सियात के खिलाफ जो है वो इंक्वायरी की जाएगी। और अगर बात की जाए सिंध में जो आला शख्सियात हैं उनमें वज़ीर आला समेत साबिक़ वज़रा और वज़ीर खिलाफ भी करप्शन की तहकीकात की मुकदमात जो हैं उनकी इंक्वायरी की जाएगी। पंजाब में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ उनके तो ऑलरेडी उनके मुकदमात जारी हैं और ऑलरेडी उनके नैब में जो है वो मुकदमात जारी है। इसके अलावा शहबाज शरीफ भी, हमजा शरीफ भी हैं और शौकत अजीज़ जो हैं उनके खिलाफ भी नैब जो है वो इंक्वायरी करेगी। और अगर बात की जाए बलोचिस्तान की, तो बलोचिस्तान में राना सनाउल्लाह ये जो फहरिस्त आप बता रही हैं, शख्सियात की फहरिस्त आप बता रही हैं, इसमें रेफरेंसेस और इंक्वायरी, ज़ाहिर है कि इंक्वायरी इनकी चल रही है, क्या उन केसेस के रेफरेंस भी बताए गए कि किसके खिलाफ किस केस के रेफरेंस के हवाले से तहकीकात की जा रही है या सिर्फ नाम जाहिर किए गए इस वक्त? जी बिल्कुल, अभी तो उन्होंने सिर्फ लिस्ट जो है वही उन्होंने जारी की है और उनका यही कहना है, उनका यही मोटो है
जो एहतसाब है वो बिला इम्तियाज किया जाएगा। पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग जो हैं जो करप्ट हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और नैब जो है वो अपने इस मोटो को आगे लेकर नैब ने इस्लामाबाद समेत तमाम सूबों में कार्रवाइयां की हैं। इसकी तफसीलात से आगाह करें थी आयशा नाज, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यह वक्त है ब्रेक का। आज के साथ रहिए।